सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इस सीरीज़ को देखने के बाद आईआर की आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर मैनर में क्यों डिसाइड कर रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों। जैसे आज सुबह ही सुना, आप सबने सुना होगा कि यूएसए ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया, जबकि यूएसए को तो ऐसा माना जाता था कि पता नहीं ट्रंप के और मोदी जी एकदम बेस्ट फ्रेंड हैं, चड्डी बड्डी टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये नहीं करना चाहिए था यूएसए को, अगर इतनी फ्रेंडशिप थी तो। भावनाएं एक तरफ, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बहुत हद तक समझ आ जाएगा कि कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों करता है। तो इसको पढ़ेंगे बेसिकली एज ए सब्जेक्ट। आईआर 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आप ऐसे समझो वर्ल्ड लेवल पे स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर देखा, बहुत सारे देशों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो फिर सोचा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए इन सब चीज़ों को स्टडी करके कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने। खैर, दोबारा भी बनी थी सिचुएशन, उस तक भी पहुँचेंगे कि वहाँ तक क्या रीज़न थे सिचुएशन बनने के। तो 1990 में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो इंस्टीट्यूशन आईआर एज अ सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था जिसने इसको समझा, इसको बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चलने चाहिए, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे चलते हैं। ठीक है, तो वो स्कूल ऑफ थॉट था लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, और इन्होंने जो थ्योरी दी उसको बोला जाता है लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, लिबरलिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर। लिबरल उदारवाद, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद हिंदी में बोलूँ तो। ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियोस में कि लिबरलिज्म होता क्या है डिटेल में। तो इन लोगों का मानना था ह्यूमन नेचर के बारे में कि जो ह्यूमन नेचर है वो पीस कीपिंग है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, बट उसमें इतनी समझ है कि वो दूसरों के इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर सके, कैन रिकॉग्नाइज अदर्स इंटरेस्ट। ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली। कोऑपरेटिव है, ऐसा इन लोगों का मानना था, लिबरल लोग जो थे। अब जब ह्यूमन ऐसे हैं तो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो स्टेट हो, वो बिहेव ह्यूमन नेचर की ही तरह तो करेगा क्योंकि ह्यूमंस ने बनाया है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स होंगे वो भी कोऑपरेटिव होंगे, वो भी पीस कीपिंग होंगे, पीस लविंग होंगे। जो स्टेट हैं आपस में लड़ने की बजाय शांति से मैटर सुलझाना चाहिए बेसिकली, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब सोचो ना, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ है, ठीक है, जीत हार तो बाद की बात है, कौन जीता कौन हारा, पूरी दुनिया ध्वस्त पड़ी है। ठीक है, अब एक स्कूल ऑफ थॉट उठता है, वो ऐसे सोचना शुरू करता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया में ना ये लड़ाई हो ही ना उसके बाद। तो फिर उन्होंने ये थ्योरीज दी कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इनके क्या पॉइंट्स थे, वैलिड पॉइंट्स क्या थे लिबरल लोगों के। पहला जो मैंने ये बताया ह्यूमन नेचर, इसके बाद देवर लाइक कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में, टू डेमोक्रेसीज कैन नेवर फाइट, नेवर फाइट। और ये बहुत हद तक बात ठीक भी है। दो देश जिनमें लड़ाई होती है जो सही में लोकतांत्रिक हैं, अगर मैं ऐसे बोलूं आपके दिमाग में झट से इंडिया पाकिस्तान आ गया होगा कि ये तो लड़ते हैं आपस में। भाई, भारत डेमोक्रेटिक है, पाकिस्तान नहीं। ठीक है, ऑन पेपर डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, जेन्युइनली जो दो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं वो आपस में नहीं लड़ते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है, और लगभग जो लड़ाई होती है वो ऐसे ही देशों के बीच होती है, उनमें से एक ना एक देश में तानाशाही होती है और दूसरा डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, तो इन लोगों का मानना था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में कभी नहीं लड़ सकते, ह्यूमन नेचर से ड्राइव डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी से स्टेट चलेगा। ठीक है, स्टेट विल कोऑपरेट, कोऑपरेशन एज अ प्रिंसिपल।
जो स्टेट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट्स के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय कोऑपरेशन, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, आप सबने सुना होगा, LON बोलते हैं उसको, लीग ऑफ नेशन, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो सके। इसको एज एन इंस्टीट्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे सोचा, ठीक है, कि मतलब पीस लविंग है, डेमोक्रेसी आ जाएगी दुनिया में, उसके बाद वॉर नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। दिस इंस्टीट्यूशन वॉज फेल्ड and resulted in World War II. इसके बाद और थ्योरीज का राइज हुआ, जैसे कि जिसको रियलिज्म बोलते हैं, उसको शायद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है इसी में कवर करूँ मैं आगे। बेसिक तो बता ही दूंगा इस वीडियो में। ये चुप नहीं रहे, इन्होंने भी इसके बाद कोशिश की कि हम भी अपनी थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करें और समझने की कोशिश करें कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, तो बोर्ड साफ कर देता हूँ मैं। एक और थिंकिंग चलती है इंटरनेशनल रिलेशन में जो बहुत डोमिनेट कर रही है आजकल, दैट इज़ रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो, कि जैसे लिबरलिज्म में क्या होता है, वो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, रियलिज्म कहता है नहीं ऐसा है, अगर ऐसा है अब इस पर हमें काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि जो मेजर थिंकर्स थे, एंशिएंट थिंकर्स जो रियलिस्ट थे, वो एक तो कौटिल्य हमारे, थ्यूसाइड का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद जो मॉडर्न रियलिस्ट थिंकर हुए, जैसे E.H. कार, ठीक है, मॉर्गन्थू। मॉर्गन्थू इज नोन एज फादर ऑफ रियलिज्म। आराम से समझिए इसमें होता क्या है कि इन लोगों का मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो पावर सीकिंग है। वो जो ऐसा मानते थे ना, जो लिबरल लोग थे, कि मतलब कोऑपरेटिव है, ये है, वो है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थ्योरी राइज इसलिए हुई क्योंकि लिबरलिज्म पहला स्कूल बना जिसने एक्सप्लेन किया कि आईआर कैसे चलना चाहिए। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए पीस को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिर भी हो गया। एक नया स्कूल का राइज हुआ, दैट वाज रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन लोगों ने बताया कि ह्यूमन नेचर जो है वो पावर सीकिंग है, ठीक है, और हर एक स्टेट जो है वो ह्यूमन नेचर का ही बड़ा रूप है, तो स्टेट भी पावर सीकिंग होगा। स्टेट भी कैसा होगा? पावर सीकिंग। अब इंटरनेशनल लेवल पे कोई सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इन्होंने कहा जो इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज एनार्की। एनार्की मतलब जंगल राज, के इंटरनेशनल लेवल पे सारे स्टेट्स आपस में लड़ेंगे पावर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और वो कोई उनसे ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो जंगल राज सिचुएशन बनेगी, जंगल राज जैसी सिचुएशन। ये जो थ्योरी है ये आजकल बहुत प्रेवलेंट कर रही है, क्योंकि इसमें एक थ्योरी में एक पॉइंट और आता है कि स्टेट सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा। लिबरलिज्म क्या कहता था कि कॉपरेशन से काम होगा, वो कहते हैं कॉपरेशन से नहीं होगा काम होगा कंपटीशन से। हमें गेन होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले स्टेट को कितना घाटा हो रहा है इस चीज़ को लेके, हमें बस पावर चाहिए और अपने स्टेट की सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है। इनका भी यही मानना है कि ह्यूमन नेचर का ही लार्जर रूप जो है वो स्टेट होता है, लेकिन इन्होंने ह्यूमन नेचर की परिभाषा बदल दी। जो लिबरल लोग कह रहे थे उसके अपोजिट है इनकी परिभाषा एकदम, कि नहीं ऐसा एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। तो ये भी चले, इनकी थ्योरी भी बहुत दिन चली कि आपस में लड़ाई होती रहेगी हमेशा देशों में पावर के लिए। लेकिन पता है कोल्ड वार की सिचुएशन बनी जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर की सिचुएशन में लड़ाई रुक गई, मतलब 1970s के आसपास तो एकदम मामला शांत हो गया था, और उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो मतलब थ्योरी तो इनकी भी काम नहीं आई। इन्होंने बोला कि मतलब लड़ाई होती रहेगी, लड़ाई भी रुक गई, और
वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर भी नहीं रहा। इनका ऐसा भी मानना था कि जो दुनिया है वो बाइपोलर रहती है, स्टेबल सिचुएशन होती है बाइपोलर, कि दुनिया में 2 सुपर पावर्स होंगी, आधा वर्ल्ड एक को फेवर करेगा, आधा वर्ल्ड दूसरे को फेवर करेगा। ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब पहले लिबरल फेल हुए, उसके बाद रियलिस्ट फेल हुए। तो जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने नई आइडियोलॉजीज को मतलब समझाने की कोशिश की इनके फॉलोअर्स ने कि हम अगर ये चीज़ें करेक्ट कर लेंगे तो हमारी आइडियोलॉजी बेटर है, दोनों ने। तो जो लिबरलिज्म के फॉलोअर्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनको बोला गया न्यू लिबरल। और जो रियलिस्ट थे और उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ चेंजेस किए, उनको बोला गया नियो रियलिस्ट या नियो रियलिज्म, ठीक है। नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म, कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं, अब हमारी थ्योरी परफेक्ट होगी। अब चारों को डिस्कस करेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस थे और क्या क्या मेजर पॉइंट से एक बार में समझ आ जाएगा हमें। अब क्या चेंजेस लेके आए ये लोग, इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। लिबरलिज्म में एनार्की को लेके कोई जगह नहीं थी। इनका मानना नहीं था कि कोई एनार्की या फिर कोई जंगल राज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन नेचर को ऐसा मान लिया था कि पीस लविंग है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जंगल राज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है जब सारे के सारे इंसान जो है वो पीस लविंग है, तो लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन न्यू लिबरल जो लोग थे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि देयर इज एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो लोग थे ना लिबरली, ये लोग मानते थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट्स के बीच वो सॉल्व होंगे कोऑपरेशन से, आपस में बातचीत करके, ठीक है। इन लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे आपको जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जैसा स्टेट है उसको हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे दे विल बी द हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसमें हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जो UNO बना उसको जब स्टडी करेंगे, एक बात मजाक में कही जाती है, कुमार भैया ने कही थी कि USA में UNO में USA का U है, बाकी सबकी नो ही नो, और जब UNO पढ़ाऊंगा तो इस बात का एहसास आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ये लोग फेवर करते थे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। इधर कोई जगह नहीं थी इंस्टीट्यूशंस पे, नो प्लेस फॉर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनका मानना था कि ये लड़ाई तो होगी ही नहीं, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो पीस लवर है। इधर मैंने जैसे कि बताया इंस्टीट्यूशंस को फेवर किया जाता था। अब जो मार्केट से भी ये लोग लिंक्ड हैं, न्यू लिबरलिज्म के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट तो हो ही गया था धीरे धीरे, ठीक है। मतलब इधर स्टार्ट नहीं हुआ था उस लेवल पे, ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट देयर। स्टार्टेड, तो ये तो फेवर या अगेंस्ट में तो क्या ही जाएंगे। इन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को फेवर किया। इनकी पूरी थ्योरी जो चलती थी वो स्टेट को लेके चलती थी, ये स्टेट इज सेंटर, स्टेट इज एट द सेंटर ऑफ IP, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एट द सेंटर ऑफ IP। ये जो स्टेट है, राज्य है, वही सारे डिसीजंस लेगा, वही IP का बेस है या फिर IR का बेस है। जो स्टेट करेगा वही, मतलब उसी को स्टडी करना है, हमें स्टेट को केंद्र में रख के पूरी अपनी थ्योरी देनी है। लेकिन ये जो थे, इन्होंने पहले तो ग्लोबलाइजेशन को फेवर किया, क्योंकि तब तक ऑब्वियस है न्यू लिबरलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी भी आता है, ठीक है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन, ताकि मतलब हमने अपने देश को तो मतलब एक्सप्लॉइट कर ही लिया है वर्कर्स को, अब हम इंटरनेशनली एक्सप्लॉइट करेंगे वर्कर्स को, ठीक है। तो जो न्यू लिबरल थे वो लोग भी स्टेट को केंद्र तो मानते थे, स्टेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ट्रांसनेशनल एक्टर्स बोला जाता है, एक्टर्स, उनको फेवर करते थे, जैसे कि कंपनीज हो गई, MNCs, NGOs जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, एंड स्टेट ऑल्सो। मतलब इनकी स्टडी में स्टेट के लिए जगह थी, लेकिन उसके अलावा और सारे इंस्टीट्यूशंस भी थे। इधर सिर्फ पूरी थ्योरी स्टेट को मान के दी जा रही थी,
इनके जो मेजर थिंकर्स हुए हैं जिनका इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, एडम स्मिथ एंड ऑल, ठीक है। न्यू लिबरल जैसा कि मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हाइक, ठीक है, ये जो थिंकर्स हुए हैं इनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था। अब जब इस फेज में हुआ क्या था कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो एक थिंकर थे फ्रांसिस्को फुकुयामा, एफएफ। इनकी एक किताब थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, कि अब हिस्ट्री खत्म हो चुकी है और लिबरलिज्म की जीत हो चुकी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी जीत चुका है, क्योंकि जो इनके काउंटर में था यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। बात बेकार है, ऐसा नहीं हुआ कि हिस्ट्री खत्म हो गई या फिर बस उतना ही था जो कुछ था कि लिबरलिज्म जीत गया। चाइना का राइज हम लोगों ने देखा, ठीक है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसी है, कहने को तो वो देश कम्युनिस्ट है बट इकोनॉमी लिबरल है, लेकिन हाँ फिर भी कम्युनिज्म तो है ही, ठीक है। और रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि रशिया इतना वीक हो गया कि उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। आज भी अमेरिका अगर किसी देश से घबराता है तो या तो वो रशिया है या फिर वो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का तो रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि खरबूजे के ऊपर तरबूज, भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। खैर, तो किताब मतलब रेलिवेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हाँ इसका क्रिटिसिज्म भी ठीक ठाक मिला है इस किताब को, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अब हिस्ट्री खत्म हो गई या फिर लिबरलिज्म जीत गया कि अब हर जगह डेमोक्रेसी आ जाएगी एंड ऑल, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। 30 साल हो गए इस चीज़ को, 1990s में ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर, उसके बाद भी ऐसा चाइना का राइज देखा, रशिया भी ठीक ठाक स्तर पर है, इंडिया का राइज हो रहा है। तो दिस वॉज अबाउट न्यू लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म। ये जो सिस्टम है ग्लोबलाइजेशन, वैसे तो हमें डिटेल में पढ़ना है, आपको नहीं लग रहा कि ये जो लिबरलिज्म है कि मतलब ऐसे कॉपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ, ये वेस्टर्नवाइज्ड है। उन लोगों के पास पैसा आ गया है तो अब उनको चाहिए फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसलिए ये ड्रामा किया गया। ड्रामा शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बात तो जो है वो है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कमा सकें। डीकोलोनाइजेशन के बाद कंट्रीज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, कोर जो कि वेस्टर्न कंट्रीज थे, उसके बाद सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी, ये अफ्रीकन नेशंस, ये इंडिया और ब्राज़ील, इंडिया एंड ब्राज़ील टाइप के जो देश हैं, जो कि एक्सप्लॉइट भी हुए हैं और एक्सप्लॉइटेटर भी हैं, ठीक है। मतलब अब थोड़ा डेवलप होके सेमी पेरीफेरी बीच यहाँ पे आ चुके हैं। कोर कंट्री जैसे पूरा का पूरा वेस्ट यूरोप, यूएसए, चाइना इज़ अ कोर कंट्री, ठीक है, जो लगातार मतलब रॉ मटेरियल इन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद इन्हें फिनिश्ड गुड बेचते हैं, जो कि ठीक ठाक महंगा होता है कंपेयर टू रॉ मटेरियल। तो इस सिस्टम के अपने अलग क्रिटिसिज्म है लिबरलिज्म के, न्यू लिबरल थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में। जैसे कि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर पढ़ना है हमें, फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर पढ़ना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने अभी रियलिस्ट का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।